भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी PP-15 से पीछे हटना शुरू हो गई। भारत चीन ने संयुक्त बयान जारी कर ये जानकारी दी। संयुक्त बयान में कहा गया है कि 8 सितंबर 2022 से सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। इसी के तहत दोनों सेनाओं ने योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि दोनों देश तनाव कम करने के लिए कमांडर लेवल की बातचीत के 16वें राउंड में पीछे हटने के लिए सहमत हुए थे। मुंबई ब्लास्ट के दोषी रहे याकूब मेमन की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश की गई और सरकार चुप रही। उधर शिवसेना का कहना है कि जब आतंकवादी का शव परिवार को नहीं सौंपा जाना था तो बीजेपी सरकार ने याकूब का शव उनके परिवार वालों को दिया क्यों था। इस बीच कब्रिस्तान ने सफाई दी है कि कब्र के पास का पेड़ गिरने के बाद वहाँ संगमरमर का चबूतरा बनाया गया था और शबे बारात के दिन रोशनी की गई थी। पटना के फुलवारी शरीफ से सामने आए PFI कनेक्शन को लेकर NIA ने बिहार में 32 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा वैशाली, मधुबनी, छपरा, अररिया, नालंदा और दरभंगा शामिल है। NIA की टीम ने छपरा के जलालपुर में नियोजित सरकारी शिक्षक परवेज आलम के घर भी छापेमारी की। 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ के नया टोला से PFI और SDPI से जुड़े लोगों के अड्डे पर छापेमारी हुई थी। अलग अलग जगहों से 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आतंकी साजिश का खुलासा हुआ था। लखनऊ में लेटे हनुमान मंदिर की मूर्तियों में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तौफीक नाम के शख्स से पूछताछ में पुलिस ने फर्जी ID कार्ड बरामद किया है जो किसी शिवा के नाम पर है। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद पुलिस अलर्ट है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंदिर में तोड़फोड़ उस वक्त की गई जब बुधवार की शाम एक कार्यक्रम चल रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक जिसने भी तोड़फोड़ की वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के रेस्टोरेंट कर्लीज को ध्वस्त करने से रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कर्लीज रेस्तरां को गिराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कर्लीज रेस्तरां में ही सोनाली को ड्रग्स दी गई थी। बता दें कि गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्लीज रेस्तरां को गिराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। आज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा सुबह 6 बजे कन्याकुमारी से शुरू हुई और शाम के 6 बजे कन्याकुमारी के करीब नागरकोइल में खत्म हो गई। 2 सत्रों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने करीब 13 किलोमीटर की यात्रा की। बीच रास्ते में राहुल गांधी से मिलने के लिए लोगों का हुजूम दिखाई पड़ा। इस बीच राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला किया और मोदी सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। पितृपक्ष की शुरुआत से ठीक पहले बिहार के गया में देश के सबसे बड़े रबर डैम का नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। बिहार के सीएम ने मोक्षदायिनी कही जाने वाली फाल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर के देवघाट के पास बने गयाजी डैम और सीताकुंड जाने के लिए बनाए गए पुल का लोकार्पण किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। नीतीश ने बीजेपी पर हमला किया तो तेजस्वी ने जमकर नीतीश की तारीफ की। तेजस्वी ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मुख्यमंत्री जी करके दिखाएंगे। बेंगलुरु में बारिश तो थम गई, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर के रेनबो ड्राइव से सटी एक सोसाइटी रविवार से पूरी तरह पानी में डूबी है। ग्राउंड फ्लोर डूबा है, पार्किंग में खड़ी कारें डूबी हैं। पानी भरा होने की वजह से बिजली भी नहीं है। अब दमकल विभाग के कर्मचारी पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव ने लोगों को बेहाल कर रखा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर है। जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थानी अंदाज में शेख हसीना का स्वागत लोक नृत्य और संगीत के साथ किया गया। इस दौरान शेख हसीना ने भी राजस्थानी अंदाज में डांस किया और कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाई। शेख हसीना अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अजमेर पहुंची, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने अजमेर के दरगाह में जियारत भी की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हालत नाजुक है। महारानी 96 साल की है। डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रखा है। उनका इलाज स्कॉटलैंड में बॉलमोरल कासल में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन के परिवार के लोग अब बॉलमोरल कासल में पहुंचने लगे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी महारानी की सेहत पर चिंता जताई है। आज सबसे पहले हम आपको आजाद भारत के एक बिल्कुल नए अध्याय के बारे में बताएंगे, जो अब से बस थोड़ी देर पहले ही लिखा गया है। और इस अध्याय में गुलामी की निशानियों का अंत करने वाले सुनहरे पन्ने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, जो इससे पहले राजपथ हुआ करता था और हमारी आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
एक विशाल प्रतिमा का भी अनावरण आज किया गया है। यह प्रतिमा उसी जगह पर लगाई गई है जहां किसी जमाने में किंग जॉर्ज द फिफ्थ की प्रतिमा लगी हुई थी। आज हम नए भारत के नए संकल्प की बात करेंगे, जिसके तहत गुलामी की निशानियों के अंत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए होगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश सुनाते हैं, जिसमें भारत के संकल्पों और आदर्शों की बात कही गई है, जिसमें भारत के प्रतीकों पर गर्व करने की बात है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। क्यों? ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलै नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है, हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट से लगभग 300 मीटर दूर स्थित इस कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, जो 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है। और इस प्रतिमा का वजन 65,000 किलोग्राम है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे 280 मीट्रिक टन के ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है और मूर्तिकारों ने इसे बनाने में 26,000 घंटों का परिश्रम किया है। बड़ी बात यह है कि आज जिस स्थान पर नेताजी की प्रतिमा लगाई गई है, एक जमाने में ठीक उसी जगह पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज द फिफ्थ की प्रतिमा लगी हुई थी। और यह कैनोपी भी खास तौर पर उन्हीं की प्रतिमा के लिए तैयार की गई थी। वर्ष 1931 में जब भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया, उस समय यहां पर यह कैनोपी नहीं थी, बल्कि इसका निर्माण वर्ष 1936 में हुआ, जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ की मृत्यु हुई। और उस समय उनके सम्मान में इंडिया गेट के सामने उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था। और आजादी के बाद भी कई वर्षों तक यह प्रतिमा
यहीं पर लगी रही। यानी हम आजाद तो हो गए, लेकिन ब्रिटेन के राजा की प्रतिमा हमारे देश में इंडिया गेट के सामने वर्षों तक लगी रही। दरअसल वर्ष 1910 से 1936 के बीच का समय ऐसा था जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ ब्रिटेन के महाराजा होने के साथ साथ भारत के भी प्रमुख शासक थे, और कहा जाता है कि वो ब्रिटेन के एकमात्र ऐसे महाराजा थे जिनका भारत आने पर राज मुकुट से राज तिलक हुआ था। और यह बात है 12 दिसंबर 1911 की। उस समय कलकत्ता की जगह दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी, और इस फैसले के बाद किंग जॉर्ज और उनकी पत्नी क्वीन मेरी ऑफ टेक भारत आए थे, और तब उनके सम्मान में उत्तरी दिल्ली में एक दिल्ली दरबार लगाया गया था जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 111 वर्ष पुरानी इस घटना की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत दुर्लभ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं, और ये तस्वीरें आपको, ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं 111 साल पुरानी, लेकिन आपको ये तस्वीरें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में, कार्यक्रम में भी ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेंगी, और इनका स्वरूप भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ अ कैपिटल। इसके मुताबिक किंग जॉर्ज के राज तिलक के बाद ही दिल्ली के एक बड़े इलाके को अंग्रेजों की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने का काम शुरू हुआ था, और वर्ष 1936 में जब किंग जॉर्ज की मृत्यु हुई तब इंडिया गेट के सामने उनकी ये प्रतिमा लगाई गई थी, और कायदे से वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हो गया तब उनकी इस प्रतिमा को यहां से हटा देना चाहिए था, लेकिन इस काम में भी वर्षों लग गए, और इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू को एक बड़ी वजह बताया जाता है। कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंडिया गेट के सामने से किंग जॉर्ज की प्रतिमा हटाने के लिए तैयार नहीं थे, और यही वजह है कि उनके कार्यकाल में इसे लेकर कभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। 1952 में जब गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड निकाली गई तब नेहरू ने किंग जॉर्ज की प्रतिमा के चारों तरफ चक्कर भी लगाया था, और उस समय की तस्वीरें भी आज हमने आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं। ये देखिए, इंडिया गेट से किंग जॉर्ज की प्रतिमा को हटाने में आजादी के बाद 21 वर्षों का समय लगा, और वर्ष 1968 में इस प्रतिमा को यहां से हटाया गया, और तब से यह स्थान इसी तरह से खाली था। लेकिन आज आप पुरानी तस्वीर देख सकते हैं जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ की प्रतिमा ठीक इसी जगह पर लगी हुई थी, और यह एक गुलामी की निशानी थी। भारत आजाद हो गया, लेकिन गुलामी की जो मानसिकता है उसे जाने में बहुत समय लगा। उस समय कुछ नेता यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन कोई एक राय नहीं बनने की वजह से तब इस स्थान को खाली ही छोड़ दिया गया। यानी हमारे देश को यह तय करने में भी पूरे 54 वर्ष लग गए कि इस जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जा सकती है या नहीं लग सकती। कहते हैं कि बोस समुद्र की लहरों की तरह थे, वो आजादी के किनारे को छूना चाहते थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनके महत्व को दबा दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही सिंगापुर में भारत की आजादी का ऐलान कर दिया था, और उस आजाद भारत की पहली अस्थाई सरकार के वो प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि भारत की जो पहली सरकार बनी थी, अस्थाई सरकार सिंगापुर में, वो उसके प्रधानमंत्री थे। यहां कायदे से उन्हें आजादी के बाद देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री का दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए था। आप इतिहास की किताबें पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है वो कितना बड़ा था, और क्या हमें उन्हें पहले प्रधानमंत्री का दर्जा नहीं देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और हमें लगता है कि यह एक तरह की राजनीतिक बेईमानी थी हमारे देश के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ, और हमारे देश के इतिहास के साथ। सबसे बड़ी बात, सच्चाई के साथ यह एक बेईमानी थी। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में झंडा फहराते हुए, भारत का झंडा फहराते हुए यह कहा था कि आज से यह द्वीप ब्रिटिश राज से आजाद है। लेकिन उनकी इन उपलब्धियों को भारत में चर्चा का विषय कभी बनने ही नहीं दिया गया। हालांकि यहां एक समझने वाली बात यह भी है कि इन घटनाओं के बाद देश के लोगों ने नेताजी को अपना प्रधानमंत्री मान लिया था, और आप कह सकते हैं कि वो देश के पहले नेचुरल प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन बाद में उनके रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद उनकी ये उपलब्धियां
देश के इतिहास से गायब कर दी गई, लेकिन आज उन्हें उनका ये अधिकार मिल रहा है। और ये अधिकार हम तो ये कहते हैं कि उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आजादी के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसमें भी हमें 75 वर्ष लग गए। और आप कह सकते हैं कि नेताजी की आत्मा को इस अमृत काल का इंतजार करना पड़ा। और इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण आज इसका एक जीवंत उदाहरण है। हालांकि आज यहां किंग जॉर्ज की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ष 1968 में उनकी प्रतिमा को इंडिया गेट के सामने से तो हटाया गया, लेकिन बाद में इसे दिल्ली के ही एक और पार्क में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे कॉरोनेशन पार्क कहते हैं। आज हमारी टीम इस पार्क में गई और हमने देखा कि यह प्रतिमा आज भी वहां पर मौजूद है। यह पार्क वही जगह है जहां किंग जॉर्ज द 5 दिल्ली दरबार लगाते थे और इसमें लाखों लोग शामिल होने के लिए आते थे। वो तस्वीरें भी आज हमने आपके लिए निकाली हैं। दिल्ली दरबार की ये तस्वीरें हैं। किंग जॉर्ज द 5 का ये दरबार है और उस दरबार में जो गुलाम लोग थे भारत के, वो इसमें शामिल होने के लिए आते थे। वो किंग जॉर्ज द 5 एक राजा की तरह वहां खड़े होते थे और हमारे देश के लोग गुलाम की तरह उनके सामने सलामी पेश करते थे। लेकिन आज ये पार्क एक खंडर जैसा दिखता है और इन तस्वीरों में आप समय के चक्र को अच्छी तरह से देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। एक ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ, एक स्पेशल ड्रोन शो हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेताजी को याद किया। नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर हो। आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। This is, of course, a very gratifying and great occasion to me and my family, because Netaji's statue replaces that with some delay, of course, of his previous enemy, King George V. And I think it is certainly a great credit accorded to him that he is the one who will occupy this place. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सुपुत्री ये कह रही हैं कि किंग जॉर्ज द 5 मेरे पिता के दुश्मन थे और वर्षों तक उनकी प्रतिमा देश की राजधानी में इंडिया गेट के ठीक सामने तक लगी रही। उन्हें खुशी तो है इस बात की कि आज उनके पिता की प्रतिमा वहां लगी है, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख है कि ये काम हुआ लेकिन विलंब से हुआ। आप सोचिए ये कैसा देश है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दुश्मन की प्रतिमा इतने वर्षों तक लगी रही। हमने किंग जॉर्ज 5 को तो याद रखा, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र को भूल गए। इसीलिए आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि देश सरकार से नहीं बनता, नेताओं से नहीं बनता, प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों से नहीं बनता, सांसदों से और विधायकों से नहीं बनता। देश बनता है लोगों से, देश बनता है वहां रहने वाले उसके नागरिकों से। और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आजादी के अपने नायकों को याद रखे। और ये आपका भी कर्तव्य है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री ने तो जो करना था कर ही दिया, उन्होंने सम्मान दिया, सरकार जो कर रही है, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते आप भी सुभाष चंद्र बोस के ऋणी हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारे देश के 140 करोड़ लोग आज़ादी में रह रहे हैं। उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी है। उनके परिवारों को आज वो सब कुछ मिल रहा है जो एक आज़ाद देश में उन्हें मिलना चाहिए। वो आज़ाद देश में पैदा हुए, इसलिए आप सबको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ऋण है
आपको वो उतारना चाहिए, क्योंकि आप भी उतने ही ऋणी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। इससे पहले इसी मार्ग को राजपथ कहा जाता था और राजपथ से पहले इस सड़क का नाम किंग्स वे हुआ करता था, और यह बात आजादी से पहले की है। उस समय किंग्स वे का मतलब होता था राजा के गुजरने का रास्ता, जैसा कि अंग्रेजी में आप देख भी सकते हैं, नाम का मतलब है राजा का पथ, किंग्स वे। किंग जॉर्ज द फिफ्थ जब दिल्ली आते थे तब वो इसी मार्ग का इस्तेमाल करते थे, और उनके अलावा ब्रिटिश वाइस रॉयज का जो काफिला इसी किंग्स वे से गुजरा करता था। इसी तरह दिल्ली में स्थित जनपथ को तब क्वींस वे कहा जाता था, यानी एक जो रास्ता था, सड़क थी, वो राजा के लिए थी और दूसरी सड़क जो थी वो रानी के लिए थी, इसलिए उसे क्वींस वे कहते थे, जिसका अर्थ है रानी के गुजरने का रास्ता। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब कई स्थानों के नाम बदले गए, और इनमें दो नाम सबसे खास थे। एक था किंग्स वे और दूसरा था क्वींस वे। क्वींस वे का नाम तो बदलकर जनपथ कर दिया गया, जिसका अर्थ होता है ऐसा मार्ग जो जनता के लिए है, लेकिन किंग्स वे का नाम बदलने में कोई गंभीरता किसी ने दिखाई नहीं, और तब किंग्स वे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, यानी इसका नाम सिर्फ हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया गया, रख दिया गया। और इसके पीछे की औपनिवेशिक सोच जो है, गुलामी की जो सोच है, वो बदली नहीं गई। आप कह सकते हैं कि उस समय अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन राजपथ वाली गुलाम मानसिकता यहीं रह गई, और यही वजह है कि मोदी सरकार ने अब इस नाम को बदलकर इस सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया है। और इसके पीछे दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो यह है कि राजपथ नाम हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता है, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि यह मार्ग भारत के राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है, और हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, और भारत ने अपने संवैधानिक मूल्यों का कर्तव्य हमेशा निभाया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस मार्ग को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया हो। कर्तव्य के असल में बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। सरकार का कर्तव्य भी हो सकता है, संविधान का कर्तव्य भी हो सकता है, और नागरिकों का कर्तव्य भी हो सकता है। हम अक्सर सरकार के कर्तव्य की तो बात करते हैं, लेकिन हम नागरिकों के कर्तव्यों की बात कभी नहीं करते। लेकिन आज से अगर आप चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और आज से आप ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे देश में आपको आपके अधिकार क्या हैं। ये तो आप सबको पता होगा, या आप हमेशा ये जानने की कोशिश करते होंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके हक क्या क्या हैं, और आप अक्सर कहते होंगे कि हमारा अधिकार छीन लिया गया या हमारा हक किसी ने मार लिया। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि इस देश के नागरिक होने के नाते संविधान में आपके लिए कौन कौन से कर्तव्यों के बारे में लिखा है, आपके कर्तव्य क्या है। यहां आपके लिए काम की बात यह भी है कि इस कर्तव्य पथ को कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हमारे जो दर्शक दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो अगर चाहें तो कल या कल के बाद जब भी उन्हें समय मिले, वो इस मार्ग पर आ सकते हैं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर आ सकते हैं, और जो नया कर्तव्य पथ बना है उसे देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, और उन्हें ये देखकर, इस पथ को देखकर बहुत गर्वान्वित महसूस होगा, और वाकई उन्हें लगेगा कि आज वो एक आजाद देश में रह रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ कर्तव्य पथ का मेकओवर ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके तहत भारत का नया संसद भवन भी बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालयों की नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का नया आवास और उनके कार्यालय भी इसी के तहत दोबारा से बन रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट बहुत विशाल है, और अभी इसका एक ही हिस्सा तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन किया गया है, जिसे हम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, और इस सड़क का नाम जो राजपथ था अब उसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा। इस एवेन्यू को आप इन शानदार तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो 3.2 किलोमीटर का क्षेत्र है, सरकार ने अभी सिर्फ उसी का उद्घाटन किया है, और ये तस्वीरें आज आपके सामने हैं जो आपको अच्छी तरह से समझा देंगी। हमारे जो दिल्ली के दर्शक हैं वो तो इस जगह को अच्छी तरह से जानते होंगे।
हमारे दिल्ली के आसपास के दर्शक भी इस जगह से वाकिफ होंगे, लेकिन भारत में जो हमारे दूसरे दर्शक हैं जो शायद कभी दिल्ली नहीं आए, उनके लिए आज हम बता देते हैं कि ये वो मार्ग है जो राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जोड़ता है। सबसे ऐतिहासिक मार्ग ये माना जाता है और जो गणतंत्र दिवस की परेड आप हर साल देखते हैं वो इसी मार्ग से होकर गुजरती है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 477 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस जगह की तस्वीर अब पहले से पूरी तरह बदल गई है। अब तुलना देखिए, जैसे पहले यहां 94,000 वर्ग मीटर के पैदल पथ पर बजरी हुआ करती थी, इसीलिए वो लाल लाल दिखाई दिया करता था पुराने जमाने में, जैसा आप पुरानी तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन अब 1,10,457 वर्ग मीटर का पैदल पथ खास तौर पर ग्रेनाइट के पत्थरों से तैयार किया गया है। तो पहले ये सड़क ऐसी दिखती थी जिसके साथ में एक आपको कच्चा बजरी का एक पैदल चलने का रास्ता था, लेकिन अब उसे पक्का पत्थर से, ग्रेनाइट के पत्थर से पक्का कर दिया गया है। पहले यहां जो ग्रीन एरिया था और उसमें बहुत सारे तरह के बेंचेस लगे होते थे बैठने के लिए पेड़ों के नीचे, घास के आसपास, अब उनकी संख्या पहले काफी कम थी, लेकिन अब इस तरह के कुल मिलाकर 422 बेंचेस यहां पर लगाए गए हैं। यानी अब बड़ी संख्या में लोग अगर चाहें तो घास के इन पार्क्स के बीच में बैठ सकते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं, आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, पेड़ों की छांव का आनंद ले सकते हैं और इस सुंदर दृश्य को यहां बैठकर घंटों तक निहार सकते हैं। पहले सड़क के दोनों तरफ इस तरह के पत्थर लगे होते थे जो अभी आप देख रहे हैं और इन्हें एक मोटी जंजीरों के जरिए जोड़ा गया था, लेकिन अब इनका स्वरूप भी बदल दिया गया है और कुल 987 बोलार्ड्स सड़क के दोनों तरफ पर अब लगा दिए गए हैं। इस क्षेत्र में मौजूद मैनहोल्स की संख्या भी पहले से बढ़ाकर अब 661 कर दी गई है और इसके निर्माण में खास तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप इंडिया गेट कभी गए हो तो आपने वहां एक नहर भी जरूर देखी होगी। यह नहर 19 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और इसका भी अब मेकओवर कर दिया गया है। आप इसको नहर कह सकते हैं, एक झील भी कह सकते हैं। यह बड़ी आइकॉनिक झील है, ऐतिहासिक झील है। एक जमाने में इसे बोट क्लब भी कहा जाता था। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में 2 जगहों पर बोटिंग की सुविधा भी दी गई है, इसीलिए हमने आपको कहा बोट क्लब पहले से कहा जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप भी बदल दिया गया है और यह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और पहले यहां इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे होते थे, लेकिन अब इन्हें भी बदलकर इस जगह पर ऐसे कुल मिलाकर 114 साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर 133 बिजली के खंभे, बाकी के क्षेत्र में 915 बिजली के खंभे, 162 कूड़ेदान और 1100 गाड़ियों और 35 बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इस इलाके की सुरक्षा कुल मिलाकर 80 जवानों द्वारा की जाएगी। हालांकि आप पहले की तरह अब यहां अपने परिवार के साथ पिकनिक नहीं मना पाएंगे और यहां ग्रीन एरिया में घास पर बैठकर कुछ भी खाने पर प्रतिबंध होगा। पहले यहां पर जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, लोग अक्सर यहां पर पिकनिक मनाने के लिए आया करते थे, अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए आया करते थे और ये जगह दिल्ली में आइसक्रीम खाने के लिए बड़ा मशहूर होती थी। आज भी दिल्ली में कुछ समय पहले तक लोग रात को आइसक्रीम खाने के लिए इसी जगह पर जाया करते थे, लेकिन अब वो सब बंद हो जाएगा। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया, हमेशा के लिए मिट गया। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ। विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है
अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। इस समय नए संसद भवन के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है और सरकार चाहती है कि इस साल का शीतकालीन सत्र जो नवंबर के आखिर में या फिर दिसंबर महीने में शुरू होता है, उसकी कार्रवाई नए संसद भवन में ही हो। यानी यह भी संभव है कि कुछ दिन बाद देश को उसका नया संसद भवन भी मिल जाए, जो आजाद भारत का अपना संसद भवन होगा। और हम आपको आज ये भी दिखाएंगे। देखिए, जो नया संसद भवन है, आज हम अंग्रेजों के जमाने के संसद भवन, अंग्रेजों के जमाने के मौजूदा संसद भवन को पीछे छोड़कर अब हम आगे बढ़ जाएं, यही हमारे लिए बेहतर होगा। और नए और पुराने संसद भवन में कितना अंतर होगा, यह भी आज हम आपको बता रहे हैं। नया संसद भवन त्रिभुज के आकार का होगा, जो 64,500 वर्ग मीटर के इलाके में होगा, जबकि पुराना संसद भवन जो अंग्रेजों ने बनाया था वो गोलाकार है, जो 47,500 वर्ग मीटर के इलाके में है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि मौजूदा लोकसभा में 554 सीटें हैं। नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ पाएंगे, जहां फिलहाल 245 सीटें हैं। और जब नए संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो इसके लिए निर्धारित हॉल में 1272 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। जबकि फिलहाल आजकल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है, जहां सिर्फ 430 सीटें हैं। ऐसे में अतिरिक्त कुर्सियां लगाकर किसी तरह से काम चलाया जाता है। 2026 में देश में लोकसभा की सीटों के लिए परिसीमन होना है और यह संभावना है कि तब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 800 तक की जा सकती है। इसलिए भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन में बैठने के लिए 150% ज्यादा सीटों की व्यवस्था की गई है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में लोकसभा में भी सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा की, और राज्यसभा की भी बढ़ जाएंगी। और इस नए भवन का निर्माण करीब 950 करोड़ रुपए में होगा, जबकि अंग्रेजों के जमाने में मौजूदा संसद भवन के निर्माण पर उस जमाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। एक और आपको दिलचस्प बात बताते हैं। मौजूदा संसद भवन का इतिहास भारत की आजादी के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह ने इसी संसद भवन में एक बम फेंका था। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और तब आज के इस संसद भवन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। और उस समय भगत सिंह ने बम के साथ यहां पर कुछ पर्चे भी फेंके थे, जिनमें ब्रिटिश सरकार के कुछ नए कानूनों का विरोध किया गया था। यह वही जगह है। इसके अलावा उस दिन घटना के दौरान जब भगत सिंह ने अपनी आवाज उठाई, तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोतीलाल नेहरू से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक मौजूद थे। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद किसी भी भारतीय नेता ने भगत सिंह का साथ नहीं दिया था। यह बात आप कभी भी भूलिएगा मत। हालांकि इन धमाकों की गूंज ने ब्रिटिश सरकार को हैरान कर दिया था और अंग्रेजों की समझ में आ गया था कि अहिंसा को परम धर्म मानने वाले भारत के लोग जब क्रांतिकारी बनते हैं तो वो अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन आज से 95 वर्ष पहले वर्ष 1927 में हुआ था और यह बिल्डिंग 6 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी और इसकी वास्तुकला का काम सर हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया था। हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि संसद भवन त्रिकोण आकार का हो, ट्रायंगुलर, और उसके हर कोण पर सदन और बीच में एक सेंट्रल हॉल बनाया जाए। लेकिन तब ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने प्रस्ताव में इसे गोल आकार देने का सुझाव रखा और इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने हर्बर्ट बेकर के सुझाव को खारिज करते हुए एडविन लटियंस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगर उस समय ऐसा नहीं होता तो मौजूदा संसद भवन भी नए संसद भवन की तरह त्रिकोण आकार का ही होता। इस बिल्डिंग से जुड़ा एक और किस्सा आज आपको बताते हैं। वर्ष 1921 में जब संसद भवन बनना शुरू हुआ तो इसकी छत काफी ऊंची थी और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऊंची छतों वाले कमरे अक्सर ठंडे रहते हैं। लेकिन इससे भवन के अंदर बात करने वालों की आवाजें गूंजने लगी और किसी को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद इस पर बहुत विचार विमर्श हुआ और संसद भवन की सीलिंग को यानी छत को लगभग 11 फीट नीचे लाया गया।
हालांकि नैतिक तौर पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले अंग्रेज एक दूसरे की बात तो साफ साफ सुनने लगे, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही समझ में आ रही थी। और अंग्रेजों तक आवाज पहुंचाने के लिए ही शहीद भगत सिंह ने संसद भवन में ये बॉम्ब फेंका था। तो आज आप सब के लिए गर्व करने का दिन है। आज भारत के लिए ये नई शुरुआत है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो यहीं पर नहीं रुकेंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने भाषण में भी उन्होंने कहा था कि वो गुलामी की याद दिलाने वाली हर जंजीर को तोड़ देंगे, गुलामी के हर चिन्ह को अब वो मिटा देंगे। अब आपको ये इंतजार करना होगा कि गुलामी के और कौन कौन से चिन्ह आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं जिन्हें अब मिटाने का समय आ गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जिस आतंकवादी याकूब मेमन ने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाए थे और 257 लोगों की जान ले ली थी, आज ठीक उसी शहर में उसी आतंकवादी की कब्र को एक मजार बना दिया गया है। आज हमारा सवाल यह है कि धर्म के नाम पर एक आतंकवादी की कब्र को इस तरह सजाकर उसे ग्लैमराइज करना कहां तक उचित है। आपको याद होगा 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 अलग अलग जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए थे और इन बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी। इस आतंकवादी हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, दाऊद इब्राहिम और मेमन ब्रदर्स ने मिलकर रची थी और इन्हीं में से एक आतंकवादी का नाम था याकूब मेमन, जिसे भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिली और 30 जुलाई 2015 को उसे नागपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उस समय याकूब मेमन के परिवार ने उसे मुंबई के मरीन लाइंस में स्थित वहां के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दफनाया था और वहां कई वर्षों तक उसकी ये कब्र यूं ही रही। ये उसकी तस्वीर है जो आज आप देख रहे हैं। और जब याकूब मेमन का अंतिम संस्कार किया गया था और जब जनाजा निकला था तब बहुत भीड़ मुंबई में आई थी। यानी कब्र या उसके आसपास कोई निर्माण तब नहीं हुआ, लेकिन अब बीजेपी ने एक तस्वीर जारी करके यह आरोप लगाया है कि याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश हो रही है। कब्रिस्तान के अंदर की जो तस्वीर दिख रही है उसमें साफ दिखता है कि मिट्टी की कब्र के आसपास मार्बल की टाइल्स से एक चबूतरा बना दिया गया है और यह सिर्फ एक कब्र की जगह के बराबर नहीं बल्कि एक काफी लंबा चौड़ा चबूतरा है और इसके पास ऊंची ऊंची लाइट्स भी लगा दी गई है। यानी अब वहां रोशनी की जाती है। वहां कब्र पर एक बत्ती भी जलाई गई है, जैसे किसी पीर बाबा की मजार पर कोई बत्ती जलाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जिस याकूब मेमन ने मुंबई बम धमाकों में 257 लोगों की जान ले ली, जिसे इस देश की तमाम अदालतों ने एक आतंकवादी माना, फांसी की सजा दी, उसी याकूब मेमन की कब्र को कुछ लोगों ने मजार का रूप दे दिया, जैसे कि वो कोई बहुत महान व्यक्ति था। जब यह विवाद शुरू हुआ तो पुलिस ने मौके पर जाकर वहां लगी लाइट्स को हटा दिया और मार्बल के किनारे चिपकाई गई नियॉन लाइट्स की पट्टी को भी हटा दिया। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है और जल्द ही BMC, वक्फ बोर्ड और इलाके के दूसरे बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इन सभी लोगों से मुंबई पुलिस ये पूछेगी कि आखिर पूरे कब्रिस्तान में इस अकेले आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र की ही इतनी साज सज्जा क्यों की गई और क्यों उसकी कब्र को मजार बनाने की कोशिश हुई। आप सोचिए, इस कब्रिस्तान में यूं तो बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन और किसी की कब्र पर इस तरह का चबूतरा नहीं बना। यहां आपको यह भी समझना जरूरी है कि कब्र, मजार और मकबरे में क्या अंतर होता है। कब्र उस स्थान को कहते हैं जहां किसी मृत व्यक्ति के शव को दफनाया जाता है, लेकिन अगर कब्र के इर्द गिर्द पक्का निर्माण कर दिया गया हो या कोई भवन बना दिया गया हो तो उसे मकबरा कहते हैं। जैसे हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर मुगल शासकों के मकबरे बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कब्र के ऊपर एक इमारत बना दी है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। मजार भी मकबरे की तरह होती है, लेकिन इन दोनों में एक बुनियादी फर्क यह है कि मकबरे में लोग अपने लिए जियारत यानी अपने लिए कोई मन्नत नहीं मांगते, जबकि मजार पर लोगों द्वारा कब्र के सामने अपने लिए मन्नत मांगी जाती है और वहां इबादत की जाती है। इसके अलावा अगर किसी मृत व्यक्ति को लोग पीर बाबा या फकीर मान लें और उसकी कब्र पर जाकर अपने लिए मन्नत मांगने लगें तो वो कब्र भी मजार बन जाती है। और इस मामले में ठीक ऐसे ही हुआ है। अब आप सोचिए कि इस आतंकवादी की कब्र पर क्या इसे मजार बनाना सही होगा?
यानी कुछ लोगों ने याकूब मेमन को एक पीर बाबा या फकीर बनाने की कोशिश की है, एक पवित्र आत्मा बनाने की कोशिश की है, जबकि हकीकत यह है कि याकूब मेमन एक खूनी था, एक आतंकवादी था और उसने मुंबई बम धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान ली थी। आज यहां एक सवाल यह भी है कि एक आतंकवादी की कब्र को मजार बनाने की यह सोच आखिर आई कहां से। यह आपको तस्वीर देखिए, 1993 के मुंबई बम धमाकों की तस्वीरें हैं। मुंबई के लोग और इस देश के लोग इन तस्वीरों को कभी भूल नहीं सकते। 257 लोगों की जान गई थी, यानी 257 परिवार बर्बाद हो गए थे। सीरियल ब्लास्ट हुए थे, पूरा देश हिल गया था इन सीरियल ब्लास्ट से। और ये जो याकूब मेमन है, दाऊद इब्राहिम के साथ मिला हुआ था और दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर, पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर उसने ये पूरी साजिश रची थी। अब आप ये सोचिए कि एक आतंकवादी की कब्र को मजार बनाने का ये जो विचार है, ये कहां से आया? क्या इसके पीछे भी कोई कट्टरपंथी ताकतें हैं जिसके संक्रमण में आकर भारत में सिर तन से जुदा वाले नारे लगते हैं? क्योंकि आज जैसी कोशिशें मुंबई में हुई, ठीक उसी तरह की कोशिश पाकिस्तान में भी हुई थी। पाकिस्तान में भी एक हत्यारे की कब्र को मजार में बदल दिया गया था और फिर वहां मस्जिद बन गई और अब वो कातिल पाकिस्तान में एक पीर बाबा की तरह पूजा जाता है और हजारों लोग वहां जियारत करने जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, चंदा देते हैं। ये व्यक्ति पाकिस्तान का ही रहने वाला मुमताज कादरी था, जो एक समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर का बॉडीगार्ड था और उसने वर्ष 2011 में सलमान तासीर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि सलमान तासीर ने ईश निंदा की एक आरोपी आसिया बीबी के समर्थन में बयान दे दिया था। बाद में पाकिस्तान की अदालत ने मुमताज कादरी को फांसी की सजा सुनाई और वर्ष 2016 में उसे फांसी दी गई, लेकिन पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात ने उसकी फांसी को शहादत बना दिया और पाकिस्तान में उसके समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए और उन प्रदर्शनों को पाकिस्तान का ही एक बड़ा कट्टरपंथी मौलाना लीड कर रहा था, जिसका नाम था खादिम हुसैन रिजवी। उसने मुमताज कादरी की कब्र पर मजार बना दी और यह वही मौलाना था जिसने पहली बार सिर तन से जुदा वाला नारा दिया था और आज ये नारा पूरे भारत में गूंज रहा है। मतलब भारत के अंदर जो कट्टरपंथी सोच वाले देश विरोधी तत्व मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के कट्टरपंथ से प्रेरणा ले रहे हैं। इसलिए मुंबई में जब आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदलने की कोशिश शुरू हुई तो बड़ी आशंका हुई कि कहीं हत्यारे को शहीद बनाने का प्रयास तो नहीं हो रहा। और आज भारत में ऐसी आशंका क्यों है, इसे समझने के लिए आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल का ये चौंकाने वाला बयान सुनना चाहिए। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको जिंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है। उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? इसी तरह बॉम्बे में भी छोटी बात नहीं है, चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। ये मर्द ही दे सकता है जान। आतंकवादी याकूब मेमन को महान बताने की सोच नई नहीं है। वर्ष 2015 में जब उसे फांसी की सजा होने वाली थी, तब हमारे ही देश के कुछ लोग और हमारे ही देश के कुछ NGOs और संस्थाएं उसे बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में तब सुनवाई करनी पड़ी थी। तो याद कर लीजिए वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारत के इतिहास में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई थी एक आतंकवादी को बचाने के लिए। उस दिन सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुली, जजों ने रात भर सुनवाई की और उसके बाद फांसी की सजा को बरकरार रखा। ये वही याकूब मेमन है। असल में हमारे देश में एक वर्ग ऐसे लोगों का है जो आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जताता है, सहानुभूति रखता है। जैसे याकूब मेमन के लिए कहा जाता है कि वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एक CA था और बहुत प्रतिभाशाली था। उसके चाहने वाले, उसके समर्थक कहते हैं वो तो एक CA था। ऐसे ही आतंकवादी बुरहान वानी के लिए कहा जाता था कि वो तो एक स्कूल मास्टर का सीधा साधा बेटा था और वो तो क्रिकेटर बनने का सपना देखता था, लेकिन उसका ब्रेन वॉश हो गया। इस तरह की बातें आपको आतंकवादियों के बारे में हमारे देश में सुनने को मिलती रहती होंगी।
अब अपना अगला विश्लेषण करते हैं। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से देश भर से हार्ट अटैक के वीडियोस लगातार आ रहे हैं, जिन्हें देखकर देश के लाखों करोड़ों लोग हैरान हैं, परेशान भी हैं। और इन सब वीडियोस में एक बात जो कॉमन है वो है कम उम्र में हार्ट अटैक का आना और कुछ ही देर में आदमी का मर जाना। आज एक और ऐसा ही नया और खतरनाक वीडियो जम्मू से आया है, जहां एक जागरण के दौरान पार्वती का किरदार निभाने वाले एक युवक को डांस करते हुए, परफॉर्म करते हुए हार्ट अटैक आया और कुछ ही देर में वहीं स्टेज पर पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई। इस लड़के का नाम योगेश गुप्ता था। इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, 19 ईयर्स। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां बैठे ज्यादातर लोगों को लगा कि यह डांस का कोई स्टेप है, जिसे देखकर लोग ताली बजाने लगे। और इन तालियों के बीच ही एक समय ऐसा आया जब योगेश तड़पने लगा और कुछ ही देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यानी योगेश मर रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। किसी को आभास नहीं हुआ कि इस युवक को हार्ट अटैक आया है और इसकी जान खतरे में है। पिछले कुछ समय में यह बात सामने आई है कि युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 20 से 50 वर्ष की आसपास होती है। किसी को डांस करते हुए हार्ट अटैक आया, किसी को बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को गाड़ी चलाते हुए अचानक से हार्ट अटैक आया। यानी ऐसे जो घटनाएं हैं पूरे देश में हो रही हैं, उनके वीडियोस भी आ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोविड को इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। कई रिसर्चेस में यह बात पता चली है कि कोविड के बाद दुनिया भर में अचानक दिल के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना से रिकवरी के बाद मरीजों के खून में थक्के बनने की शिकायत सामने आई है। खून में थक्के बनने लगते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है। इसे मेडिकल भाषा में ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है और इससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। आपने यह बात भी नोट की होगी कि जब यह कलाकार दिल का दौरा पड़ने पर गिरा, मंच पर तड़पता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया और किसी ने भी प्राथमिक उपचार इसको नहीं दिया। देखिए यह वीडियो, आप ध्यान से देखिए। डांस करते करते यह स्टेज पर गिर गया। इस वक्त यह तड़प रहा है, इसे उपचार की जरूरत है तुरंत, इसी समय। लेकिन लोगों को नहीं लगा कि इसे इस समय इलाज की जरूरत है। लोग देखते रहे, तालियां बजाते रहे, सोचते रहे कि अभी ये उठ के फिर से डांस करना शुरू करेगा। और जब बहुत देर तक ये लड़का नहीं उठा, तब उसके साथी आए और तब उन्होंने ये देखा कि शायद इसकी तबीयत खराब है। लेकिन तबीयत खराब का मतलब क्या? अगर तबीयत खराब है तो क्या किया जाए? लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि यह हार्ट अटैक हो सकता है और इसे बचाया जा सकता है। उन्हें एहसास ही नहीं था कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। 19 साल के इस युवा के संदर्भ में आमतौर पर कोई ये नहीं सोचता कि इसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि किसी ने उसे सीपीआर देने के बारे में सोचा नहीं। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अगर वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को सीपीआर का ज्ञान होता और वो आगे बढ़कर इसे सीपीआर दे देता तो शायद ये लड़का बच जाता। और देखिए, एक और व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ था जब वो डॉक्टर के साथ बैठा था और उसे हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने उसे सीपीआर दिया और वो बच गया। ये तस्वीर देखिए आप। ये व्यक्ति डॉक्टर के सामने बैठा था, अचानक हार्ट अटैक आया और ये भी बचता नहीं। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर साहब उठे और उन्होंने इसे सीपीआर दिया। यानी देखिए, उसके हृदय पर धीरे धीरे मुक्के मारने शुरू किए। इस तकनीक को सीपीआर कहते हैं। इसलिए आपसे हमारी यह अपील है कि आप लोग इस सीपीआर की तकनीक को जरूर सीखिए, क्योंकि ये जो घटना है ये आपके साथ भी हो सकती है, आपके परिवार में किसी के साथ हो सकती है, आपके दोस्तों में हो सकती है। इसलिए जागरूक बनिए और जब भी आपके आसपास आपको कोई भी और ऐसी कोई घटना मिले तो सबसे पहले उसे इसी तरह से सीपीआर दीजिए और उसे बचाने की कोशिश कीजिए। 2 साल तक हमने कोविड को झेला है। कोविड से ठीक होने के बाद इस देश में करोड़ों लोगों को यह पता नहीं कि उनके शरीर में कोविड के बाद क्या क्या नए नए बदलाव आ रहे हैं, उनके शरीर में, उनके खून में क्या बदलाव आ रहे हैं। और ये बदलाव अब आपको इन वीडियोस में दिखाई देते हैं। अब आखिर में आपको ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के स्वास्थ्य से जुड़ा एक जरूरी अपडेट देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II इस समय बहुत बीमार हैं और उनका स्कॉटलैंड में इलाज चल रहा है। वो यहां गर्मी की छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन इस दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और अब डॉक्टर्स की एक टीम उनका इलाज कर रही है। और इस दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरे दुनिया में अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं। क्वीन एलिजाबेथ
96 वर्ष की हैं और कुछ दिन पहले उनकी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस से मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी होंगी। इनमें एक तस्वीर पर लोगों का खास तौर पर ध्यान गया जिसमें वो लिज ट्रस से हाथ मिला रही हैं। इसमें क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में नीले रंग का एक धब्बा दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं कि शायद वो ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है। इससे पहले जून में भी उनकी एक तस्वीर आई थी जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया की एक नेता से मुलाकात कर रही थी और इसमें उनके हाथ में कोई नीला निशान नहीं दिख रहा था और वो नई तस्वीर की तुलना में स्वस्थ भी दिख रही थी। देखिए यहां पहले के मुकाबले ठीक दिख रही हैं और कोई हाथ पर निशान भी नहीं है। इन दोनों तस्वीरों में एक अंतर यह भी है कि क्वीन एलिजाबेथ II अब छड़ी के सहारे चलती हैं, एक स्टिक के सहारे, जबकि 2 महीने पुरानी जून की इस तस्वीर में वो बिना स्टिक के दिखाई दे रही हैं। और दोनों में आप देखेंगे, हम आपको दोबारा वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के साथ अभी उन्होंने मुलाकात की है 2 दिन पहले ही। वो तस्वीर आप देखिएगा, उस तस्वीर को, वीडियो को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि वो वाकई में अब बहुत बीमार है। क्वीन एलिजाबेथ को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में एक माना जाता है। उन्होंने अपने 96 वर्ष के जीवन काल में ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों को काम करते देखा है। उन्होंने वो दौर भी देखा है जब यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं, और वो दौर भी देखा जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। उस दौर में माना जाता था कि भारत पर ब्रिटिश राज का अंत कभी नहीं होगा, लेकिन 200 वर्ष की गुलामी के बाद आजादी के पल की वो सबसे बड़ी गवाहों में से खुद भी एक थी। क्वीन एलिजाबेथ पिछले 1 साल से इसी तरह अकेलेपन में रह रही हैं। उम्र तो उनकी बहुत ज्यादा हुई गई है क्योंकि पिछले साल उनके पति प्रिंस फिलिप की मृत्यु हो गई थी, जो 99 वर्ष के थे। करीब 74 वर्ष का वैवाहिक जीवन बिताने के बाद उनका ये साथ टूटा था और हम आप सबके साथ मिलकर क्वीन एलिजाबेथ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग आज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर है। और अब आखिर में आज का इतिहास। आज विश्व साक्षरता दिवस है। इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। इसका मकसद है साक्षरता की जरूरत की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना। दुनिया में कम से कम 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। आज 1926 में मशहूर गायक, संगीतकार, कवि और लेखक भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था। वो असमीज के अलावा हिंदी और बांग्ला सहित कई भारतीय भाषाओं में गीत गाते रहे। 2012 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1930 में आज दुनिया की पहली चिपकाने वाली टेप की बिक्री शुरू हुई थी। ये टेप वाटरप्रूफ, पारदर्शी और प्रेशर सेंसिटिव थी, जिसके किनारों पर गोंद लगा होता था। इस टेप का आविष्कार अमेरिका के रिचर्ड ड्रू ने किया था। और आखिर में आपके लिए साक्षरता दिवस से जुड़ा नेल्सन मंडेला का एक शानदार कथन। उन्होंने एक बार कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं।